हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करें केमिस्ट्री +1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इन दिस पार्ट हम सिर्फ इंट्रोडक्शन लेंगे और ये समझेंगे कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं या छोटी छोटी टेक्निकल टर्म्स हैं जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करती हैं, उनको हम कैसे अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है। सो व्हाट इज़ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री देखो वो ब्रांच है साइंस की जो केमिकल्स या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के साथ डील करती है। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ डील करती है उसको हम फिजिक्स बोलते हैं। बिल्कुल छोटे उसमें नैरो थिंकिंग में। जब हम बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड करेंगे तब तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाएंगी, क्योंकि ये तीनों के दोनों सब्जेक्ट्स केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स ये इंटरडिसिप्लिनरी हैं। ये एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते हैं। अगर आपको फिजिक्स नहीं आती है तो आप केमिस्ट्री के भी टॉपिक्स की कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाओगे, और अगर आपको केमिस्ट्री नहीं आती तो फिजिक्स नहीं समझ आएगी, और अगर मैथ्स नहीं आएगा तो ये दोनों ही समझ नहीं आएंगे। क्योंकि मैथ्स इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट इज़ अ टूल जो इन सबको जोड़ता है। ये वो एक बंधन है जो दोनों तीनों सब्जेक्ट्स को आपस में जोड़ के रखता है। तो हम जब केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हम पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि कहाँ से शुरुआत होती है। तो देखो, हम लोग किस में रहते हैं? यूनिवर्स में। वी आर लिविंग इन यूनिवर्स। और यूनिवर्स दो चीज़ों से बना है मेनली। वन इज मैटर एंड वन इज एनर्जी। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो यूनिवर्स को बनाता है। अब जब हम मैटर की बात करते हैं तो मैटर एक दो तरह के होते हैं। एक होते हैं प्योर मैटर और एक होते हैं इम्प्योर। इसको हम मिक्सचर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई बच्चे? अब जब हम प्योर मैटर की बात करेंगे तो प्योर में हमारे पास जो मेनली है, वैसे तो और भी बहुत सारे हैं लेकिन मेनली क्या है? एलिमेंट्स एंड सेकेंड कंपाउंड्स। ठीक है। वैसे तो मैं इसके और भी डीप जाना चाह रहा था लेकिन अभी हम मेन ऊपर ऊपर से समझेंगे। तो एलिमेंट्स का जो सबसे छोटा पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, उसको हम बोलते हैं एटम। अब ये शब्द फंडामेंटल का मतलब क्या है? फंडामेंटल का मतलब ये है कि वो जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, वो सबसे छोटा पार्टिकल जो उस एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है, जो उनको एक्सप्लेन करता है, उसको हम एटम बोलते हैं। ऐसे ही कंपाउंड में भी एक सबसे छोटा फंडामेंटल पार्टिकल होता है जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या है? ये वो सारी प्रॉपर्टी होल्ड करेगा जो कंपाउंड की है। जैसे वाटर, वाटर इज अ कंपाउंड। वाटर इज अ कंपाउंड। तो वाटर का वो सबसे छोटा पार्टिकल, उसको तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, एंड पे एक सिंगल पार्टिकल जो वाटर की सारी प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है, जो जो वाटर की है, उसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। ऐसे ही जैसे हम हाइड्रोजन ले लेते हैं, हाइड्रोजन को तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, एक लेवल आएगा कि एक सिंगल पार्टिकल बच जाएगा, उसको हम हाइड्रोजन का एटम बोलेंगे, हाइड्रोजन एटम। और मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल। सो जो मॉलिक्यूल है इट इज मेड अप ऑफ एटम्स। तो ये एटम से ही बनते हैं। ठीक है। अब इसमें दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके पास। एक होते हैं होमो एटॉमिक, एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। आपको ये वर्ड जो होमो है ये बहुत आएगा फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी। इसका मतलब होता है एक जैसा, एक जैसा। ठीक है। ऐसे होमोलिटिक मिक्सचर भी होते हैं, हेट्रोलिटिक मिक्सचर भी होते हैं। तो होमो वर्ड आ गया तो मतलब एक जैसा होगा। होमो का मतलब कि आगे क्या शब्द लग रहा है? एटम। तो इसका मतलब एक जैसा एटम। ठीक है। जैसे कि हम यहाँ हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन जो है आपको हाइड्रोजन गैस में मिलती है, जो H2 की फॉर्म में आपने क्लास 10 में पढ़ा होता है। इसका मतलब है एक हाइड्रोजन का एटम एक दूसरे हाइड्रोजन के एटम के साथ जुड़ा हुआ है, तो सेम एटम हो गए, तो ये हो गया होमो एटॉमिक। लेकिन एक और होते हैं हेट्रो, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ ले जाता हूँ बच्चों, हेट्रो एटॉमिक। तो जब हम हेट्रो एटॉमिक की बात करते हैं तो उसका मतलब है, हेट्रो का मतलब अलग अलग, इसका मतलब क्या है? अलग अलग। ठीक है। तो हेट्रो से अलग अलग का मतलब क्या हो गया? मान लो हम यहाँ लेते हैं एक हाइड्रोजन और एक लेते हैं क्लोरीन। ये भी एक कंपाउंड है और ये एक उसका मॉलिक्यूल की
रिप्रेजेंटेशन है। मैं इसमें ये नहीं बता रहा हूँ कि ये सिंबॉलिक फॉर्म लिख रहे हैं हम, क्या लिख रहे हैं, क्योंकि 10th क्लास में हम एक्सपेक्ट करते हैं +1 में कि आपको ये पता होगा, क्योंकि आपने किया होता है 10th क्लास में। 9th क्लास में भी आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड पढ़े हैं, सल्फ्यूरिक एसिड पढ़े होते हैं, या ऑक्सीजन पढ़ी होती है कि ऑक्सीजन को हम O2 लिखते हैं, हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं। बट इसके साथ ये एलिमेंट नहीं है, ये मॉलिक्यूल है। तो ये ऑक्सीजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है। लेकिन अगर मैं सिंगल ऑक्सीजन लिखता हूं तो इसका मतलब है एटम ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एटम ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन अगर O2 लिखूंगा तो ये मॉलिक्यूल कंपाउंड बन गया। तो ये हेट्रोलिटिक होमोलिटिक कंपाउंड्स हैं। हाइड्रोजन आगे आज आपके पास आ जाएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे के सारे क्या हो गए, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स हैं। कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि इट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम्स ऑफ सेम काइंड और डिफरेंट काइंड। एक ही तरह के एलिमेंट से बना है या डिफरेंट तरह के एलिमेंट से बना है। तो यहाँ जैसे ये HCl हो गया, यहाँ हम H2SO4 को भी ले सकते हैं, यहाँ हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड को भी ले सकते हैं, यहाँ हम अमोनिया ले सकते हैं, यहाँ हम C2H5 अल्कोहल ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं आपके पास, दीज आर हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से आगे कुछ कहानी अब हम शुरू करने वाले हैं। ये वो कहानी है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन उसके इन डेप्थ हमें नहीं पता है। तो उसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। ठीक है जी, तो हम बात करते हैं व्हाट इज एटॉमिक मासेस। पहले हम एटॉमिक मास ले लेते हैं। शब्द तो ये कह रहे हैं कि एटम का मास, ये क्या बोल रहा है, एटम का मास। ठीक है, लेकिन टेक्निकली क्या है। ठीक है, तो इन्होंने, जब ये साइंटिस्ट हमारे जो केमिस्ट थे, इन्होंने सोचना शुरू किया, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स लगाए, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज एटम इज अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, और वो इतना छोटा है जिसका पता ही नहीं चलता है। तो उसकी वेट कैसे करेंगे, दुनिया में ऐसी उस टाइम तो ऐसी कोई चीज़ ही नहीं बनी थी जो इसका ले पाए। तो मान लो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मेरे को चावल के एक दाने का मास पता करना है कितना है, तो मैं नहीं कर सकता, मेरे पास कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। लेकिन अगर मैं 1 करोड़ दाने ले लूं, दाने ले लूं, तो वो पूरा एक थैली बन जाएगी चावल की। अब मान लो उसका वेट आता है 2 किलोग्राम। अब मैं चावल के एक दाने का मास निकाल सकता हूँ, कैसे, मैं 2 किलोग्राम को, इसको 2000 कर देते हैं क्योंकि हम ग्राम में लेते हैं, डिवाइडेड बाय 1 करोड़। गॉट इट। तो अब इसको डिवाइड कर दो, जो ये 3 चले गए, तो इट विल बी 2 × 10⁻⁻⁴। ये चीज़ मैं आपको इसलिए भी बताना चाह रहा हूँ क्योंकि क्लास 8 क्लास 9 में बहुत सारे पेरेंट्स इस बात पे बहस करते हैं कि जी हम क्वेश्चन कुछ कॉन्सेप्ट को सीधा भी लिख सकते हैं, जैसे कि 2⁻³ और इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2⁻² को। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप ये चीज़ सीखो 2⁻³ - 2 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। और पेरेंट्स इस बात पे लड़ते नहीं जी ये भी तो हो सकता है। तो हम ये कहते हैं कि ये गलत नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन ये काम नहीं आएगा जब आप 9th 10th या +1 +2 की फिजिक्स पढ़ेंगे या साइंस पढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये काटते रहोगे, तो अगर यहाँ 10⁻⁻, मान लो 23 है, तो क्या आप 23 जीरोस लगाओगे, नहीं लगाओगे ना, आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट करेंगे। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि आप कैसे चलते हैं। ठीक है, तो अब उन्होंने कहा कि भैया कैसे निकालेंगे, तो उन्होंने भी ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट निकाले। उनमें से 1961 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट ने एक यूनिट को सिलेक्ट किया टू एक्सप्रेस द एटॉमिक मासेस। ठीक है, और वो क्या कहा, किस ईयर में किया, 1961 में। किसने किया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट ने। और उन्होंने कहा कि दे एक्सेप्टेड द आइसोटोप ऑफ, ओहो मैं ऊपर वाली लाइन में चला गया हूँ, ऑफ कार्बन 12,
आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बन की कितने आइसोटोप्स हैं। उनमें से एक आइसोटोप है C12, हम इसको C12 बोलते हैं, विद मास नंबर 12 एज अ स्टैंडर्ड कंपेयरिंग यूनिट। स्टैंडर्ड कंपेयरिंग यूनिट। अब आपको यहाँ एक चीज़ बताता हूँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री जब हम 9th-10th की पढ़ते हैं तो हम एक बार बार शब्द यूज़ करते हैं, रेफरेंस पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट। तो साइंस में हम जब भी कुछ चीज़ों को करते हैं तो हम एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं। तो हमें यहाँ मास लेना था, तो उसके लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए था जिसके कंपैरिजन में हम इसको निकाल पाएँ, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक थिंग्स थी जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते थे। तो हमने क्या किया, उसको यूनिट फॉर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। ठीक है बच्चों, तो इसको थोड़ा सा आपको ना समझना पड़ेगा। हम जब एटॉमिक मास की बात करते हैं तो हम हमेशा कोई स्ट्रिक्ट एंड प्रिसाइज की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं रिलेटिव मासेस की। दैट इज व्हेन वी कंपेयर द मास ऑफ एनी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू अ स्टैंडर्ड सब्सटेंस, तो हम रिलेटिव मासेस होते हैं, ये प्रिसाइज मासेस नहीं होते हैं। अब उसको देखते हैं हम। तो यहाँ एक डेफिनेशन आपको याद रखनी पड़ेगी। कुछ टीचर्स ये डायरेक्ट पूछते हैं एग्जाम में, एटॉमिक मास यूनिट, इसको पहले हम AMU से डिफाइन किया करते थे, सॉरी AMU से, एटॉमिक मास यूनिट से। लेकिन अब जो है, अब हम इसको सिर्फ U से डिफाइन कर देते हैं, डेजिग्नेट कर देते हैं U फॉर यूनिट। तो इसकी डेफिनेशन कई टीचर्स पूछ लेते हैं, तो वो क्या है, इट इज द एवरेज रिलेटिव का मतलब कंपेयर किया गया मास, रिलेटिव मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। ऑब्वियसली अगर एटम है तो एलिमेंट का, चलो हम लिख देते हैं इसको, ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12C टेकन एज 12। मतलब कार्बन का वो मास हमने 12 लिया और उसके कंपैरिजन में हम एटम या एलिमेंट का मास निकाल रहे हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकली अगर आप हमें इसको लिखेंगे तो जल्दी समझ आ जाएगा, क्योंकि जब हम मैथ्स को एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं तब समझ नहीं आता हमारे को, लेकिन जब किसी दूसरे सब्जेक्ट में मैथ की कहानी लेकर आते हैं तब समझ आ जाता है। तो ये क्या बोलेगा, एटॉमिक मास इज इक्वल टू द मास ऑफ एन एटम divided by 1/12 mass of an carbon atom, that is 12C. So it is the mass of an atom divided by 1/12 mass of a carbon atom, 12। तो अगर हमने कार्बन का मास कितना लिया था अभी, 12, और उसका 1/12 ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, सॉरी 1/12, सो 1/12 इंटू 12, 12 कैंसिल, तो ये 1 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली ये जो नीचे का हिस्सा है ये क्या बन जाएगा, 1/12 मास ऑफ एन कार्बन एटम। ठीक है, उसके कंपैरिजन में। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये क्या क्या मतलब, ये क्या लिख क्या रहे हो आप, ये तो फिर 1 से डिवाइड करना था तो क्या कहानी लिखी, फिर तो आप उसको वैसे ही लिख देते, क्या जरूरत क्या थी, मौत क्या पड़ी थी। तो अब हम उस मौत को समझाते हैं कि मौत क्यों पड़ी हमारे को। ठीक है, आई एम सॉरी, कुछ पेरेंट्स को शायद ये लगेगा कैसे कैसे शब्द यूज़ करें, भैया आप गाँव के आदमी हैं, शहर में बस गए हैं, पर अपनी संस्कृति नहीं छूटी, तो ये शब्द आ ही जाते हैं मुंह पर। सो अब मैं आपको एक
कॉन्सेप्ट करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझ आएगा कि हम कैसे इस क्यों कह रहे हैं। सो हमने क्या कहा था कि एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू exactly 1/12th mass of an atom of carbon and that is 12C। ठीक है, अब mass of an AMU has been calculated as 1 AMU is equal to 1.66056 into 10 raised to power minus 24 किलोग्राम। इसकी जो 1 AMU की वैल्यू है वो इतनी है 1.66056 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 24 किलोग्राम। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब हमें किसकी निकालनी है? हाइड्रोजन की। Now AMU of हाइड्रोजन। ठीक है बच्चे, तो यहां अब आपको ध्यान देखना होगा AMU ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है ये निकालना है। तो आपको पहले लेना पड़ेगा द मास ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। मास ऑफ हाइड्रोजन एटम वो कितना है हमारे पास, जो हमें दिया गया है, दैट इज 1.63736 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 24 ग्राम। सॉरी, ये ग्राम होगा बच्चे, मैंने गलत कर दिया इसको, ग्राम, बिकॉज ग्राम इज द एसआई यूनिट। ठीक है, सो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 1.63736 इंटू 10 रेज टू माइनस 24, और AMU की यूनिट कितनी है? ये है। ठीक है, मास ऑफ एन AMU। बात समझ आ गई? ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू कितनी है? दैट इज 1.66056। तो अब हम इस फॉर्मूले में इसको भरते हैं, मास ऑफ एन एटम। तो मास ऑफ एन एटम कितना है? देखो यहां से बच्चे, दैट इज 1.63736 into 10 raised to power minus 24 divided by 1/12th mass of n, which is in other term it is AMU, it is an AMU। तो AMU की वैल्यू कितनी है अब आपके पास? 1.66056 into 10 raised to power minus 24। ये कैंसिल हो जाएगा बच्चे। इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो इट इज अप्रॉक्सीमेटली 1.008 आ जाएगी वैल्यू। हम इसको बोलेंगे द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये सब जरूर लिखना है, द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इन टर्म्स ऑफ AMU इज इक्वल टू 1.008 AMU और यूनिट। ठीक है, और यूनिट। अब एक शब्द आपको बहुत ध्यान से समझना है, वो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन U और एक ग्राम में भी बोलते हैं। ठीक है, एक हम ग्राम में भी बोलते हैं, वो समझाता हूं मैं आपको। मान लो मैं ऑक्सीजन ले लेता हूं, ऑक्सीजन एटम लिया मैंने, तो बचपन से हम समझते आ रहे कि एटॉमिक मास कितना है ऑक्सीजन का? एटॉमिक मास कितना है? कितना है? 16। लेकिन इसको लिखने के दो तरीके हैं, 16U और 16 ग्राम। जब आप हायर में आई गए हो तो आपको ये चीजों का पता होना चाहिए, 16U या फिर AMU या फिर 16 ग्राम। तो यहां इसका मतलब क्या है 16U का? इसका मतलब है द मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन। सिंगल एटम का मास है 16U। नाउ व्हाट इज 16 ग्राम? इसको हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। और इसका मतलब क्या होता है? द मास ऑफ
1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। क्लास 10th में थोड़ी सी कई बार इंट्रोडक्शन दे देते हैं हम मोल की, लेकिन अगर अभी आपको नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा इसको और अलग कर दूंगा कि 1 मोल का मतलब होता है 1 मोल मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ये हम पूरा चैप्टर पूरा 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे मोल के बारे में, क्योंकि दिस इज द बेसिक। लेकिन अभी इसको थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए मैं बोलूँगा, यहाँ एक एटम का मास है 16 यूनिट, और 16 ग्राम का मतलब क्या है? इट इज़ द मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। समझ गए? यहाँ एक एटम का मास है और यहाँ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम का। इसका मतलब है ये चावल का एक दाना, ठीक है? और ये क्या है? वो 1 करोड़ दानों का मास। हमने किया था ना कि हाउ वी विल कैलकुलेट द मास ऑफ 1 चावल। तो ये है, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि 16 यूनिट है तो इसका मतलब मास ऑफ 1 एटम है, और अगर वहाँ ग्राम लगा रहे हैं तो वो ग्राम एटॉमिक मास बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक आपका क्लियर हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है, एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस होता है और ग्राम एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस होता है। तो जब हम एटॉमिक मास लिखते हैं तब हम यू यूज़ करते हैं यूजली, लेकिन जब कैलकुलेशन करेंगे तो हम ग्राम का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक सवाल उठता है, छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा सवाल है, और उस सवाल को हम समझते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों का एक सवाल था कि सर आपने इतनी बकवास कर दी ऊपर, आइसोटोप आइसोटोप, व्हाट इज आइसोटोप? ठीक है, तो अब हम यहाँ एक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज एटॉमिक मास, इसको पढ़ेंगे भैया। अब ये एवरेज का मतलब क्लास 10 में हमने पढ़ा होता है, एवरेज का मतलब मीन, वो मीन नहीं जैसे सेल्फिश, मीन मतलब मीन, और मीन का मतलब होता है नंबर ऑफ थिंग्स, सम ऑफ नंबर ऑफ थिंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ थिंग्स। इसका मतलब बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए लेकिन सेम तरह की, क्योंकि हम एटॉमिक मास की बात करें और सिंगल किसी एलिमेंट की। इसका मतलब कि मेरा जो एटम है उसके बहुत सारे मासेस होने चाहिए, तभी मैं उसकी एवरेज निकाल पाऊंगा। यहाँ से जब हम समझे तो हमने एक शब्द दिमाग में गूंजा और उसको बोलते हैं आइसोटोप। क्या बोलते हैं उसको? आइसोटोप। ठीक है, सो व्हाट इज आइसोटोप? These isotopes are the different atoms of same element, ठीक है भैया, सेम एलिमेंट possessing different atomic masses, but same atomic number। तो यहाँ मैं थोड़ा सा आपको ना एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते थे एटॉमिक नंबर वगैरह में। तो हमने जब बात की थी कि ये रहा एटम और ये रहा न्यूक्लियस, ओह खुद ही बना दिया उसने, न्यूक्लियस। ठीक है प्रभु, न्यूक्लियस में आपके पास बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, लेकिन क्लास 10 और +1 लेवल पे जो स्टार्टिंग का है, हम इसमें यही सोचेंगे कि प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन्स हैं, और जो बदतमीज इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ घूमी जा रहे हैं इन शेल्स। ये तो हमें पता है कि एलिमेंट में घूमते हैं इस लेवल पर। तो ये प्रोटॉन थे, ये न्यूट्रॉन थे। तो वो कह रहे हैं कि अगर एलिमेंट सेम है, अगर एलिमेंट सेम है तो एटॉमिक नंबर सेम ही होगा, उनका नंबर शुड बी सेम। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो इसके मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स शुड बी सेम, शुड बी सेम। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्यों? क्योंकि आपको बताया गया है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
नहीं, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आइसोलेटेड स्टेट में होता है जब उस एटम ने कुछ भी यारी दोस्ती नहीं की है किसी के साथ, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है नोबल गैसेस को छोड़ के, बाकी तो सब कहीं ना कहीं होते हैं। तो आपको सिर्फ इतना सा समझना है कि जितने भी एटॉमिक नंबर है उसका मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है। अब मास नंबर क्या होता है? व्हाट इज मास नंबर? व्हाट इज मास नंबर? सो व्हाट इज मास नंबर? दैट इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो अब यहां आइसोटोप क्या होंगे? इनके प्रोटॉन्स तो सेम होंगे, न्यूट्रॉन्स अलग होंगे, ठीक है। इसमें न्यूट्रॉन्स अलग होंगे और न्यूट्रॉन्स अलग होने की वजह से उनका मास डिफरेंट हो जाएगा, मास नंबर डिफरेंट हो जाएगा। जैसे कि हम कार्बन की बात करते हैं, यहां शायद आपको समझ आ जाएगा कार्बन। तो कार्बन का एक आइसोटोप है 12C, एक है 13C और एक है 14C, ठीक है। अब इनका रिलेटिव मासेस देखते हैं कितना है। 12 का कितना है आप मतलब सॉरी 12, और इसका है 13.0035 और इसका है 14.00317, ये मासेस हो गए इनके, ठीक है भैया। अब ये कितने एबंडेंस, एबंडेंस का मतलब कि नेचर में है कितनी कितनी परसेंटेज, तो सबसे ज़्यादा कार्बन 12 की है 98.892%, ठीक है। और दूसरे की है 1.108%, और तीसरा बेचारा है 2 × 10⁻⁻10%, बहुत ही कम है ये 14C, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब जब मुझे इनकी एवरेज निकालनी है, ठीक है, मुझे इनकी क्या निकालनी है? एवरेज। तो मैं यहाँ लिखूंगा एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। ये मैंने जानबूझ के जोर से बोला कि कोई सो रहा है तो भी जाग जाओ। तो आपको ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा, अगर नाइन्थ में आपने वो पढ़ी है लास्ट चैप्टर मैथ्स का, जिसमें हम मीन निकालते थे, फ्रीक्वेंसी डाटा, 10th में पढ़ा होता है, तो वहाँ ये इस तरीके से कुछ हो गया, ये एक्स आई हो गया और ये एफ आई हो गया। ऑब्जर्वेशंस और फ्रीक्वेंसी कितना मिलता है और कितनी वैल्यू है, तो हम वहाँ कैसे निकालते थे? मीन दैट इज इक्वल टू x1 f1 x2 f2 प्लस x3 f3 डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2 प्लस f3। ये ऐसे निकाला करते थे हम मीन का फॉर्मूला, जिसको आप थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ कैसे लिखते थे, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो क्लास 10 स्टूडेंट को बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि अभी भी 10th देकर हटे हैं, तो इन फार्मूला ने उनकी अच्छी जान खाई थी। तो यहाँ एवरेज एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? 12 इंटू जितना वो एग्जिस्ट कर रहा था 98.892 प्लस 13 वाला 13.0035 इंटू 1.108 प्लस ये इधर आपका 14 वाले कितना हो जाएगा? 14.00317 इंटू 2 × 10⁻⁻8। ये थोड़ा लंबा सा हो गया भाई, तो आई एम सॉरी। अब यहाँ क्या किया था? फ्रीक्वेंसी F1 प्लस F2 F3 और परसेंटेज सबकी ऐड कर दोगे तो अल्टीमेटली 100 ही हो जाएगी। इनको ऐड करोगे तो 100 ही आ जाएगा ना बेटे। तो अब हम यहाँ देखते हैं क्या होगा बच्चा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 12.011 U। अब ये U का मतलब अब आप अच्छे से बता सकते हो, U का मतलब एटॉमिक मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा? एवरेज मास, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, ठीक है। अब आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि हमारे पास एक है नियॉन, नोबल गैस है नियॉन, हम ये सब समझेंगे आके। नियॉन, तो नियॉन में क्या है? इसके 3 आइसोटोप्स हैं, 20 नियॉन, 21 नियॉन एंड 22 नियॉन,
ठीक है, और इसकी एबंडेंस कितनी है, कितनी परसेंटेज है इनकी, फ्रैक्शनल है 0.9051, 0.0027 एंड 0.0922। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट करना है इसका एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है जी, तो पहले का कितना है रिलेटिव मास 20, दूसरे का कितना है 21 और तीसरे का कितना है 22। तो अब आपको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और उनसे डिवाइडेड बाय टोटल। तो इनका टोटल कितना आ जाएगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है 1 आ जाएगा। इनका सम कितना हो जाएगा 1, क्योंकि ये परसेंटेज नहीं दी है इसने परसेंटेज नहीं दी है, फ्रैक्शनल दी है। तो फ्रैक्शन में आप कर सकते हो आराम से, तो ये क्वेश्चन आप एक कर सकते हो। तो आई थिंक आज आपका ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि एटॉमिक मास क्या होता है। एट द एंड ऑफ द सेशन you must be familiar what is atomic mass, what is atomic mass unit, जिसको हम यूनिट भी बोलेंगे, एंड द ग्राम एटॉमिक मास। मैं ऊपर की तरफ लिखते चले जा रहा हूँ क्योंकि आपका लेवल बढ़ता जा रहा है। और लास्ट में आपने क्या सीखा अभी अभी, हाउ टू फाइंड आउट एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, ये जो अगर आपने केमिस्ट्री बहुत इलेबोरेट करके समझना है, अगर आपने आईआईटी या ऊपर तक पढ़ना है, तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ों को यहीं से समझना पड़ेगा। समटाइम हम क्लासेस में बहुत तेज चलते हैं सिलेबस पूरा करने के लिए, तो कई चीज़ें छूट जाती हैं या उनको बहुत इलेबोरेट नहीं कर पाते। तो मैं ये जानबूझ के मैंने 8-10 साल के बाद दोबारा आया हूँ फिर केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स लेकर, जहाँ मैं बहुत इलेबोरेट करके पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, या मैं खुद ही समझना चाह रहा हूँ कि मैं भूल तो नहीं गया गलती से, कि मुझे सच में पढ़ाना आता भी है कि नहीं भी आता है। अभी क्वेश्चन मार्क अपने ऊपर लगाया है कि सच में मुझे पढ़ाना आता है कि नहीं आता है, इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया है। नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ से मॉलिक्यूलर मास के बारे में जानेंगे, ग्राम एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास के बारे में जानेंगे, और उसी क्लास में हम मोल कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट के लिए आप तैयार रहना। थैंक यू एवरीवन।